हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सबका स्टडी क्लासेस में। जहाँ तक कि हमने अभी पढ़ा था केमिस्ट्री के थ्योरी, आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आपने थ्योरी के वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी क्लासेस, और उसमें जाकर आप बाकी के थ्योरीज भी देख सकते हैं। उसमें आपको फिजिक्स के थ्योरी भी मिलेंगे, आगे चल फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। आगे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी अन्य विषयों की भी जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि हम इस क्लास में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव, इसमें 25 ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको एग्ज़ाम के व्यू से आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर और जुड़े ले रहिए स्टडी क्लासेस से ताकि आपको सभी विषयों की जानकारी मिलती रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2L जो कि हमारा बनता है Fe और Al2O3, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो ऊपर की अभिक्रिया दी गई है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? सॉरी, यहाँ पे होगा, गलती से प्रिंट हो गया है। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उभय विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया तथा ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि Fe2 और O3 है और Al से अभिक्रिया कर रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है? Fe अलग हो जा रहा है और Al2 जो है हमारा O3 से जुड़ जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार Al Fe को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो चूँकि हम जानते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया नहीं है? अभी मैंने आपको बताया विस्थापन अभिक्रिया में होता है कि कोई परमाणु दूसरे परमाणु को हटा देता है। आइए अब हम इन अभिक्रियाओं पर गौर करते हैं और जानते हैं कि कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। जैसा कि हम Fe की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो हमें FeSO4 तथा कॉपर प्राप्त होता है। जैसा कि देखें आपने, Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, ये तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ऑप्शन नंबर बी, Fe जब H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो FeSO4 तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पर भी Fe ने H2 को विस्थापित कर दिया। जब NaBr Cl2 से अभिक्रिया करता है तो NaCl तथा Br2 बनाता है। जैसा कि हमने देखा, Cl ने Br को विस्थापित कर दिया और Na के साथ जुड़ गया। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं AgNO3 जब NaBr से अभिक्रिया करता है तो AgBr तथा NaNO3 बनाता है। जैसा कि हमने देखा इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है? तो वो होता है हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया में, जो कि विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है विस्थापन या एकल विस्थापन, और जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो उभय विस्थापन या द्विविस्थापन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? जब हम PbNO3 को गर्म करते हैं तो हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी NO2 और N2 और ऑप्शन डी NO2 और O2। जैसा कि जब हम PbNO3 को गर्म करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में NO2 और O2 प्राप्त होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अकारक नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, मैग्नीशियम तथा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन, जो कि अकारक नहीं है, यानी कि यह अकरण की अभिक्रिया में अपनी भूमिका नहीं निभाता है, यानी कि अवकरण की अभिक्रिया में साथ नहीं देता है। यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए उत्तरदायित्व होता है, जो कि एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है, इसलिए यह एक अकारक नहीं है। निम्न में कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है?
जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी कि प्रकाश अभिक्रिया यानी उसमें प्रकाश का होना इम्पोर्टेंट होता है। वह अभिक्रिया बिना प्रकाश के तो होगा ही नहीं। तो आइए अब हम जान लेते हैं निम्न में से कौन सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी अम्ल भस्म अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम अम्ल भस्म अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑप्शन डी मीथेन गैस का जलना। यहाँ पे गलती से अकरण लिखा गया है, यहाँ पे होगा हमारा मीथेन गैस का जलना। तो हम जहाँ तक कि देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे द्वारा किया जाता है, जिससे पौधे भोजन बनाते हैं, उसमें प्रकाश इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा क्वेश्चन था प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, माने कौन सी अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में और कुछ हो या ना हो, प्रकाश अवश्य होता है। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है ए प्रकाश संश्लेषण, जिसमें कि प्रकाश का महत्वपूर्ण भागीदारी होता है, जो कि एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाती है। अब हम आते हैं आगे की ओर। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। जहाँ तक कि मैंने आपको बताया होगा क्लास में, पहले वाले क्लास में, कि एलपीजी जो हमारा होता है वो मीथेन, एथेन तथा ब्यूटेन को द्रवीभूत करके बनता है, परंतु उसका जो मुख्य घटक होता है वो हमारा ब्यूटेन होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है वो होता है ब्यूटेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब हम NaCl के विलयन में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए अवक्षेपण, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी एकल विस्थापन तथा ऑप्शन डी अपघटन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब NaCl जब हमारा AgNO3 से अभिक्रिया करता है तो हमें AgCl तथा NaNO3 प्राप्त होता है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि AgCl जो कि हमारा जो होता है एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस अभिक्रिया में अवक्षेप बना है, यानी कि यह एक प्रकार की अवक्षेपण अभिक्रिया भी हुई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं। आगे हम अन्य विषयों के भी क्लास लेंगे और आई होप आशा करेंगे कि आपको सभी क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए तथा आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में 2022 के एग्ज़ाम में आप अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। आप 90+ का रिजल्ट ज़रूर लाएँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपको इतनी तैयारी ज़रूर कराएंगे कि आप हमेशा 90+ या 95+ रिजल्ट अवश्य से देंगे। आप बस हमारे वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आगे आने वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट की भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका टेस्ट अच्छे से होता रहे, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारे 8 नंबर क्वेश्चन है Zn जिंक जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है तथा कॉपर बनता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया यानी कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। आइए अब हम जानते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है हमारा संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी उभय विस्थापन अभिक्रिया तथा ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। जैसा कि हमने देखा कि Zn CuSO4 के विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर ZnSO4 बनता है और कॉपर हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने एक बात को गौर किया कि Zn कॉपर को के स्थान को माने कॉपर को अपने स्थान से हटा देता है तथा उसका स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो यह किस अभिक्रिया में हमें पढ़ने को मिलता है। यह हमें पढ़ने को मिलता है विस्थापन अभिक्रिया में या एकल विस्थापन अभिक्रिया में। कहीं के ऑप्शन में एकल विस्थापन भी दे दिया होगा तो आप घबराएं नहीं, दोनों का अर्थ एक ही होता है, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है दो पदार्थों के बीच परमाणुओं के पूर्ण संगठन को क्या कहते हैं। दो पदार्थ हो गया हमारा NaCl चाहे Ag भी है, ये दो पदार्थ हो गया और उनके जो परमाणु हो गया Na या Cl या Ag या Br ब्रोमीन कुछ भी, उनके बीच पूर्ण संगठन यानी कि दोनों के
पूर्ण संगठन यानी कि उसके परमाणुओं के आदान प्रदान या उसके आयनों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? यह कौन सी अभिक्रिया में होती है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक संयोज होता है, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया या ऑप्शन डी उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि हमने पढ़ा होगा कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो परमाणुओं के बीच पूर्ण संगठन या उसके आयनों का आदान प्रदान होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिफल, ऑप्शन बी अभिकारक, ऑप्शन सी अवक्षेप, ऑप्शन डी घटक। जहाँ तक कि हम जानते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिकारक। देखिए निम्न में कौन रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है? जहाँ तक कि हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के 5 विशेषता होती है। अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन तथा गैस का निकलना। आइए अब हम जान लेते हैं कि कौन सी विशेषता रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए अवक्षेप का बनना, ये तो है। ऑप्शन बी रंग में परिवर्तन, ये भी है। ऑप्शन सी वायु का अवशोषण, ये तो हमने नहीं सुना। ऑप्शन डी गैस का निकलना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायु का अवशोषण, जो कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में नहीं होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ऑप्शन ए भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकने के लिए उपयुक्त पदार्थ, ऑप्शन बी भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कराने के लिए उपयुक्त पदार्थ, ऑप्शन सी दुर्गंध दूर करने के लिए उपयुक्त पदार्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जहाँ की तरह कि हम जानते हैं कि जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने लगता है तो हम उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिला देते हैं जिससे उसका ऑक्सीकरण रुक जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण रोकने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, जिसे मिलाने से हमारा भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रुक जाता है तथा वो जल्दी खराब नहीं हो पाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्वसन कौन सी अभिक्रिया होती है? यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो वो जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी संयोजन तथा ऑप्शन डी विस्थापन। जैसा कि हम जानते हैं कि श्वसन के रूप में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जहाँ तक कि हमने पढ़ा होगा जब ऑक्सीजन का योग होता है या संयोग होता है तो वो एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया होती है? यानी कि जो भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए उभय विस्थापन, ऑप्शन बी प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन सी संयोजन तथा ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो भोजन का पचना एक हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन की सहानुभूति भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भोजन का पचना हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? यानी कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो और दोनों का आदान प्रदान हो? ऑप्शन ए रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा ऑप्शन डी अवकरण अभिक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन होता है तथा अवकरण में हाइड्रोजन होता है और ये भी हमने पढ़ा होगा कि रेडॉक्स में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होता है। तो आप हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए रेडॉक्स अभिक्रिया। यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अगर आपने यह वीडियो हमारा नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री का थ्योरी का पूरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पहले चैप्टर का थ्योरी पढ़ा है। आगे और भी सब्जेक्ट की थ्योरी होगी तथा उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे और केमिस्ट्री का क्लास भी आगे बढ़ेगा। आई होप बच्चों आपको हमारा यह क्लास अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। दो विलयनों को मिलाने से जब हम दो विलयनों को मिलाते हैं
तो प्राप्त ठोस प्रतिफल यानी कि जो हमें प्रतिफल के रूप में ठोस प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अवक्षेप, ऑप्शन बी उत्पाद, ऑप्शन सी विस्थापित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो हमें ठोस प्रतिफल प्राप्त हो जाता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवक्षेप। देखिए, द्रवित नमक के विद्युत विच्छेदन से कौन सी धातु प्राप्त होती है? यानी कि जब हम नमक के घोल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, यानी NaCl के घोल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो हमें कौन सी धातु प्राप्त होती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। चूँकि हम जानते हैं कि नमक का सूत्र होता है हमारा NaCl, तो यहाँ पर जो धातु है वो है हमारा सोडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के घोल में कॉपर का विस्थापन निम्न में से किस धातु से संभव है? यानी कौन सा ऐसा धातु है जो कॉपर को विस्थापित कर सकता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी सोना। तो चूँकि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हमने पढ़ा होगा कि जो जस्ता होता है वो कॉपर के ऊपर होता है, यानी कि उसका पावर यानी क्रियाशीलता अधिक होती है, और जो कि कॉपर को यानी अपने से कम क्रियाशील यानी कम पावर वाले धातु को आसानी से हटा सकता है। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया, मैंने 2 ट्रिक बताया था जिससे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको याद ना हो तो आप उस ट्रिक के थ्रू आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जल्द से जल्द जाकर वो ट्रिक को देखिए और आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी को जल्द से जल्द याद कर लीजिए उस ट्रिक के द्वारा, ताकि आपको अधिक मेहनत ना करनी पड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी जस्ता। जस्ता ही एक ऐसा धातु है जो कॉपर के ऊपर होता है, जो कि हमारे कॉपर को विस्थापित कर सकता है। अन्य जो हो गया पारा, सिल्वर, सोना, ये सभी जो होते हैं वो कॉपर के नीचे होते हैं, यानी इनकी क्रियाशीलता अर्थात पावर कॉपर से कम होता है, इसलिए वह कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। जस्ता ही एक ऐसा धातु होता है जिसकी क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, जिस कारण वह कॉपर को विस्थापित कर पाता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तो आप जल्द से जल्द अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद कर ले, या हमारे चैनल में जाकर उसके ट्रिक को देख उसके ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है और पोटेशियम क्लोराइड का अवशेष रह जाता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? यानी कि जब हम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन तथा पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी उभय विस्थापन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी अवक्षेपण। यहाँ हमने देखा कि पोटेशियम क्लोराइड एक पदार्थ है जो कि अभिक्रिया के दौरान विघटित होकर 2 पदार्थों में बच जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक पदार्थ अपघटित होकर 2 पदार्थों में बच जाता है। तो अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपघटन। 2 या अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि 2 पदार्थ ले लिए और उनको मिला दिए तो हमारा एक नया पदार्थ बन गया। तो निम्न में से यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी अकरण। चूँकि हमने पढ़ा होगा कि जब 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, निम्न में कौन साथ साथ होने वाली 2 अभिक्रियाओं को निरूपित करता है? यानी कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 अभिक्रिया एक साथ हो जाती है? ऑप्शन ए विद्युत विच्छेदन, ऑप्शन बी रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तथा ऑप्शन डी विघटन अभिक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है यानी जिसमें ऑक्सीकरण भी होते हैं, अवकरण भी होता है, यानी कि 2 अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में हो जाती है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिडॉक्स अभिक्रिया। यही एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें 2 अभिक्रिया 2 अलग अलग अभिक्रिया एक साथ हो जाती है या होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नाभिकीय अभिक्रिया में निम्न में कौन भाग लेता है? तो आप सोच रहे हैं ये तो अलग क्वेश्चन है। एग्जाम में भी ऐसे कुछ साइंस से अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं जिसे बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये बुक से है। नहीं, ये भी बुक से होता है, बस समझने की कोशिश होती है, बस समझने की देरी होती है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम
आपको अलग अलग टाइप के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते रहेंगे। ऑप्शन ए हो गया हमारा नाभिक, ऑप्शन बी संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चूँकि हम जानते हैं कि नाभिक में हमारा जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। तो यहाँ पूछ रहे हैं नाभिकीय अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। यहाँ तो प्रोटॉन है ही नहीं, यानी कि न्यूट्रॉन के कारण ही, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है नाभिकीय अभिक्रिया में, न्यूट्रॉन के कारण ही नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न हो पाती है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूट्रॉन ही एक हमारा ऐसा तत्व होता है जो कि उसमें भाग लेता है। देखिए, भोजन के पचने और बासी भोजन के दुर्गंधित होने के संदर्भ में कौन सही है? ऑप्शन ए दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑप्शन बी पहली ऑक्सीकरण और दूसरी अपघटन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी देखिए हमारा मिसप्रिंट हो गया, उसके लिए सॉरी है। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि मिसप्रिंट ना हो, ऐसे हम जल्दीबाजी में टाइपिंग करने में मिसप्रिंट हो गया है, उसके लिए सॉरी। आगे से मिसप्रिंट नहीं मिलेगा आपको। पहली संयोजन और दूसरी विस्थापन अभिक्रिया है। जैसा कि हमने पढ़ा होगा कि भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तथा बासी का भोजन, जब बासी भोजन होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो दुर्गंधित हो जाता है। तो ये भी हमारा हो गया ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीकरण। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, ये भी है, और रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होता है। दोनों अभिक्रियाएं परस्पर विपरीत प्रकृति की है, हाँ ये भी है, क्योंकि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन होता है तथा अवकरण में हाइड्रोजन होता है, तो ये अलग अलग हो गया। ऑप्शन सी इनमें से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह अभिक्रियाएं साथ साथ भी होती है तथा विपरीत प्रकृति की भी होती है, तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, आखिरी क्वेश्चन पर। जिंक सल्फेट के घोल से जस्ता को निम्न में से कौन विस्थापित करेगा? यानी कि ZnSO4 के घोल से जस्ता को कौन विस्थापित कर सकता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कॉपर तथा ऑप्शन डी सोना। चूँकि हम जानते हैं कि अब क्रियाशीलता श्रेणी में मैग्नीशियम जो होता है वो जिंक के ऊपर पाया जाता है, यानी कि इसकी क्रियाशीलता जिंक की क्रियाशीलता से अधिक होती है, यानी कि यही एक ऐसा धातु है जो जिंक को विस्थापित कर सकता है। इसलिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। आई होप आज का हमारा यह क्लास आपको बहुत पसंद आया हो। मिसप्रिंट के लिए सॉरी, लेकिन आगे से हम बहुत कोशिश करेंगे कि मिसप्रिंट ना हो। आगे से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाए ताकि आप अच्छे से समझ पाए तथा अपने एग्ज़ाम के प्रिपेयर की तैयारी कर सकें, ताकि आप 95% से अधिक मार्क्स ला सकें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे हम हिंदी की क्लास तथा इंग्लिश तथा मैथ, संस्कृत ग्रामर, अन्य क्लास को भी लेंगे तथा पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। यदि आप हमारे सभी क्लास का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां आपको हमारे पढ़ाए गए सभी क्लास के PDF मिल जाएंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तथा उसमें स्टडी क्लासेस सर्च करना है। आपको हमारे दिए गए लोगों का प्रोफाइल पिक्चर ऐसा दिखाई देगा। आप इस चैनल में जाकर हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं तथा हमारे सभी वीडियो के PDF पा सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तथा अन्य सब्जेक्ट तथा नेक्स्ट ऐसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ है।